हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद एन के पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको जो है मैं यहाँ पर चंपावत जनपद का पार्ट 2 कराऊंगा, जिसमें मैं आपको चंपावत जनपद से जितने भी हमारे पास संबंधित प्रश्न होते हैं वो आपको सभी हमारे धीरे धीरे इन वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पार्ट 1 में जो कराया था, मैंने पार्ट 1 में यहाँ तक करा दिया था आपको। आज मैं आपको पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा, जिसमें चंपावत का पार्ट 2 हमारा चलेगा। तो पार्ट 1 में मैंने आपको 9 डूंगाधार तक करा दिया था। तो आज जो है पार्ट 2 में हमारे पास कहाँ से चलेगा, नागनाथ मंदिर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नागनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागनाथ मंदिर चंपावत जनपद में ही स्थित है। ठीक है। तो यह किसने बनवाया था? ये बनवाया था कृति चंद ने बनवाया था। तो किसने बनवाया था? कृति चंद ने बनवाया था। तो प्रश्न आपके पास सिर्फ यहाँ से यही आएगा कि नागनाथ मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? कृति चंद ने बनवाया था। फिर हमारा नेक्स्ट आया घटोत्कच मंदिर। तो घटोत्कच मंदिर को स्थानीय नाम से क्या पुकारते हैं? तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा कि घटोत्कच मंदिर को या घटोत्कच का स्थानीय नाम क्या है? तो क्या है यहाँ पर? घुटकू। तो नाम क्या है यहाँ पर? घुटकू इनका स्थानीय नाम है। और ये किनके पुत्र थे? भीम व दानवी हिडम्बा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? भीम व दानवी हिडम्बा के पुत्र थे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि हिंगुला देवी मंदिर कहाँ पर है? हिंगुला देवी मंदिर भी हमारे पास चंपावत जनपद में ही स्थित है। ये कहाँ पर है? कि ललुआ पानिया, जिसको हम सापाधुरा ग्राम के निकट। प्रश्न आपके पास यहाँ से यही आएगा सिर्फ कि हिंगुला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित। तो हिंगुला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित? चंपावत जनपद में ही स्थित है। और जो इसकी मेन लोकेशन है वो कहाँ पर है? सापाधुरा ग्राम के निकट स्थित है। फिर हिडिम्बा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास चंपावत में ही स्थित है। तो हिडिम्बा कौन थी यहाँ पर? घटोत्कच, जो घटोत्कच थे उनकी माता जी का नाम था यहाँ पर हिडिम्बा। तो हिडिम्बा मंदिर भी चंपावत में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भीम की पत्नी व घटोत्कच की माँ, तो इनकी जो माता थी घटोत्कच की, हिडिम्बा मंदिर के नाम से विख्यात है। ठीक है। फिर हमारे पास आएगा एक हथिया नौला। तो एक हथिया नौला कहाँ पर स्थित है? तो एक हथिया नौला हमारे पास चंपावत जनपद में स्थित है, जो ढकना ग्राम में स्थित है। जो इसकी मेन लोकेशन है, एक हथिया नौला चंपावत में स्थित है, जो जिसकी मेन लोकेशन होगी हमारे पास ढकना ग्राम, और जो चंपावत में ही स्थित है। यहाँ पे क्या था कि जब चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया, तो ऐसे मंदिर का निर्माण फिर ना हो, इसलिए जगन्नाथ मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया था। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास एक हथिया नौला मंदिर है, इस मंदिर को जब यहाँ पर बनाया गया था तो चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से क्या हुआ था? चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया। यहाँ पे क्या था? जगन्नाथ मिस्त्री था यहाँ पे, तो उन्होंने क्या उससे क्या बनवाया था? बालेश्वर मंदिर बनवाया। तो ऐसे मंदिर का दोबारा से निर्माण ना हो, तो उनके क्या करवा दिए थे? जिस तरीके से शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद मिस्त्री से उनके हाथ कटवा दिए थे, इसी तरीके से यहाँ पर चंद राजाओं ने बालेश्वर मंदिर बन जाने के बाद, जिसका हम बालेश्वर मंदिर एक हथिया नौला के नाम से भी प्रसिद्ध है जो, तो उनके भी वहाँ पर चंद राजाओं ने हाथ कटवा दिए थे। तो वहीं यही लिखा है यहाँ पर भी कि जब जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री कस्तूरी की मदद से एक हथिया नौला का निर्माण किया था। तो किसकी मदद से? कि जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री कस्तूरी की मदद से एक हथिया नौला का मंदिर का जो था यहाँ पे निर्माण किया था। तो एक हथिया नौला मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारे पास चंपावत में स्थित है। और यहाँ पे क्या हुआ था? एक हथिया नौला किसने बनवाया था? जो एक हथिया नौला जगन्नाथ मिस्त्री ने ही अपनी पुत्री कस्तूरी की मदद से इस मंदिर का निर्माण कराया था। और इस मिस्त्री के किसके? जगन्नाथ मिस्त्री थे, जो इनके चंद राजाओं ने बालेश्वर मंदिर निर्माण के बाद इनके हाथ यहाँ पर कटवा दिए थे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि एक हथिया बाबली भी किसे कहा जाता? तो एक हथिया बाबली किसे कहा जाता है? वो भी हमारे पास एक हथिया नौला को ही एक हथिया बाबली कहा जाता है। तो हमारे पास प्रश्न यहाँ से ये आएगा कि एक हथिया बाबली किसे कहा जाता है? तो एक हथिया बाबली एक हथिया नौला को ही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास बाणासुर किला।
तो बाणासुर किला कहाँ पर स्थित है? बाणासुर किला लोहाघाट से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि चंपावत जनपद में ही स्थित है। तो बाणासुर किला कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में ही स्थित है। ये किसने बनवाया था? बाणासुर ने बनवाया था। और कर्णकरापत गांव में स्थित है। तो बाणासुर कहाँ पर, बाणासुर किला कहाँ पर स्थित है? जो इसकी मेन लोकेशन है वो है हमारे पास कर्णकरापत गांव, ठीक है, कर्णकरापत गांव में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। यहाँ पे क्या था कि बाणासुर को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि बाणासुर को किस भगवान का परम भक्त माना गया है? तो किसका माना गया? यहाँ पर शिव भगवान का परम भक्त माना गया है। और स्थानीय भाषा में मारकोट भी कहा गया है। तो मतलब यहाँ पे क्या है? स्थानीय भाषा में मारकोट भी कहा गया है। तो मारकोट किसे कहा है यहाँ पर? स्थानीय भाषा में बाणासुर किला को ही यहाँ पर स्थानीय भाषा में मारकोट भी कहा गया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कढ़ाई देवी मंदिर। तो कढ़ाई देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंपावत में ही स्थित है। ये लोहाघाट नगर से 7 किलोमीटर दूर बिसुंग क्षेत्र के बाणासुर किले की तलहटी में स्थित है। तो आपके पास सिर्फ प्रश्न यहाँ से ये नहीं आएगा, सिर्फ प्रश्न ये आएगा कि कढ़ाई देवी मंदिर कहाँ पर स्थित। तो कढ़ाई देवी मंदिर कहाँ पर स्थित? चंपावत जनपद में स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा कि झूमा देवी मंदिर। तो झूमा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारे पास चंपावत जनपद में स्थित है। नेक्स्ट आएगा कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास चंपावत जनपद में ही स्थित है। जो इसकी मेन लोकेशन है वो है इसकी बारसी गांव। तो चंपावत के किस गांव में स्थित है पाताल रुद्रेश्वर गुफा? बारसी गांव में स्थित है। जो इसकी खोज की गई थी 1993 में इसकी खोज यहाँ पर की गई थी। यहाँ पे क्या था कि 14 वर्षीय बालक को माँ दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए। तो यहाँ पे क्या, 14 वर्ष के एक बच्चे को माँ दुर्गा ने, जब वो सो रहे थे 14 वर्ष के बच्चे को, तो इनको माँ दुर्गा ने सपने में आए थे और यहाँ पर इनको दर्शन दिए थे। तभी से क्या है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा यहाँ पर बनाई गई थी। इसकी जो खोज की गई थी 1993 में इसकी खोज की गई थी। फिर हम बात करते हैं लोहाघाट। लोहाघाट भी कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में ही स्थित है। ये एक क्या है, रमणीय स्थल है। तो क्या रमणीय स्थल? काफ़ी अच्छा घूमने फिरने का भी ये स्थल है। लोहाघाट जो है हमारे पास लोहावती नदी के तट पर स्थित है। यह अंग्रेजों का क्या था? अंग्रेजों का प्रिय स्थान भी रहा है। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि अंग्रेजों का प्रिय स्थान चंपावत में क्या था? तो प्रश्न किसी तरीके से भी यहाँ पर बन सकते हैं, या ये आ जाए कि अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में वह कौन सा स्थान था जो उन्हें सर्वाधिक प्रिय था? तो कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा लोहाघाट स्थान, तो लोहाघाट था। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा यहाँ पे कि ऐतिहासिक वैभव हेतु प्रसिद्ध है। तो ऐतिहासिक वैभव हेतु क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पर लोहाघाट। यहाँ पे हमें क्या है, अत्यंत सुंदर दृश्य यहाँ पर हमें देखने को भी मिलते हैं। सुंदर सुंदर दृश्य भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो प्रकृति की जो यहाँ पे दृश्य हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमारा क्या था, 1815 में अंग्रेजों द्वारा लोहाघाट को बसाया गया था। तो यहाँ से आपका प्रश्न जो है, प्रश्न बनेगा कि अंग्रेजों द्वारा लोहाघाट को कब बसाया गया? तो अंग्रेजों द्वारा लोहाघाट को कब बसाया गया? लोहाघाट को 1815 में अंग्रेजों द्वारा लोहाघाट को बसाया गया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा मायावती आश्रम। तो मायावती आश्रम कहाँ पर स्थित है? लोहाघाट से 9 किलोमीटर दूर चंपावत जनपद में स्थित। तो मायावती आश्रम कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। यहाँ पे क्या हुआ था कि मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद ने 3 जनवरी 1901 से लेकर 18 जनवरी 1901 तक इस स्थान पर तपस्या की थी। तो प्रश्न आपके पास यहाँ ये आ जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने चंपावत में किस आश्रम में या किस स्थान पर तपस्या की थी? तो किस स्थान पर यह आश्रम में की थी? मायावती आश्रम में लोहाघाट में की थी। और ये कब की थी? 3 जनवरी 1901 से लेकर 18 जनवरी 1901 तक इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तथा 1901 में ही इन्होंने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की। तो प्रश्न यहाँ पे आपके पास ये आएगा कि रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। और ये कब की थी? 1901 में की थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि इससे पूर्व यहाँ अद्वैत आश्रम था। मतलब यहाँ पे क्या, इससे पूर्व यहाँ कोई आश्रम भी अद्वैत आश्रम था, जिसको बाद में क्या कर दिया गया? मायावती आश्रम कर दिया गया।
और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने ही मायावती आश्रम की स्थापना की थी। तो प्रश्न आपके पास यहाँ ये आएगा कि मायावती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने मायावती आश्रम की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास अखिल तारिणी देवी। अखिल तारिणी देवी कहाँ पर स्थित? तो अखिल तारिणी देवी कहाँ पर स्थित है? हमारे पास चंपावत जनपद में स्थित है और जो लोहाघाट के तट पर स्थित है। इसे अग्रतारा मंदिर तथा खिलपति मंदिर भी कहा जाता है। तो प्रश्न आपके पास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस मंदिर को या किस, या यहाँ से ऐसा है कि अखिल तारिणी देवी मंदिर को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो किन नामों से जाना जाता है अखिल तारिणी देवी मंदिर को? उग्र तारा मंदिर और खिलपति मंदिर के नाम से इसके जो दो नाम है यहाँ पे, उग्र तारा मंदिर और खिलपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अखिल तारिणी देवी मंदिर को। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आया कि इसी मंदिर के पास सिद्ध बाबा धूनी एवं एड़ी देव मंदिर भी स्थित। तो हमारे पास प्रश्न ये आएगा कि सिद्ध बाबा धूनी कहाँ पर स्थित है? सिद्ध बाबा धूनी आश्रम या मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास चंपावत जनपद में ही स्थित है। या फिर ये आएगा कि एड़ी देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि ढेरनाथ समाधि स्थल। तो ढेरनाथ समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बिसुंग गांव लोहाघाट चंपावत में स्थित है। तो ढेरनाथ समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? बिसुड़ गांव लोहाघाट चंपावत जनपद में स्थित है। इसमें क्या था कि ढेरनाथ को गुरु गोरखनाथ का शिष्य माना जाता है। तो प्रश्न आपके पास यहाँ ये आ जाएगा कि ढेरनाथ को किन का शिष्य माना जाता है? तो ढेरनाथ को किसका शिष्य माना जाता है? यहाँ पर गुरु गोरखनाथ का शिष्य माना जाता है। यहाँ पे क्या था कि ये गोरखपंथी सिद्ध थे, देरनाथ या नानक देव के साथ आए थे। देरनाथ या नानक देव के साथ ही में इनका यहाँ पर आगमन हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इनके बारे में यही प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे जो ढेरनाथ मंदिर था, ये किसके शिष्य थे? गोरखनाथ के शिष्य थे। और ये क्या थे? पूरे गोरखपंथी सिद्ध थे। ठीक है। और यहाँ पे क्या था? ये क्या थे? नानक देव के साथ यहाँ पर आए थे। तो देरनाथ नानक देव के साथ यहाँ पर आए थे। ठीक है। तो इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो इस नानक देव के साथ ये आए थे, तो जो सिखों के गुरु थे नानक देव, उनके साथ आए थे, तो ये इनके शिष्य भी रहे होंगे। कौन? देरनाथ जो है नानक देव के शिष्य भी रहे होंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि टनकपुर कहाँ पर स्थित? टनकपुर चंपावत जनपद में ही स्थित। जो टनकपुर का प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या है? हमारे पास काफ़ी बार ये प्रश्न आया हुआ भी है कि टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है। तो टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? ग्रानस्टीनगंज। तो टनकपुर का जो प्राचीन नाम है ग्रानस्टीनगंज है। और टनकपुर जो है शारदा नदी के तट पर स्थित है। तो शारदा नदी के तट पर स्थित है, जिसको हम काली नदी भी कहते हैं। और जो काली नदी है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है। ठीक है। हमारे पास काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। इसकी स्थापना किसने की थी? अंग्रेज मिस्टर टलक ने। टनकपुर की स्थापना किसने की थी? टनकपुर की स्थापना का जो श्रेय माना जाता है, किसको दिया जाता है? अंग्रेज मिस्टर टलक को टनकपुर का स्थापना माना जाता है। मतलब टनकपुर की स्थापना किसने की थी? टनकपुर की स्थापना अंग्रेज मिस्टर टलक ने यहाँ पर की थी। फिर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नगर पालिका की स्थापना। चंपावत में नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1972 में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। तो चंपावत में नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1972 में इनकी नगर पालिका की स्थापना यहाँ पर की गई थी। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि गोरिल या गोलू देवता मंदिर कहाँ पर स्थित? तो गोलू देवता मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंपावत में स्थित है। फिर यहाँ पे क्या है कि गोलू देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है। काफ़ी बार प्रश्न आया भी हुआ है कि किस देवता को न्याय का देवता माना जाता है? तो किस देवता को माना जाता है? गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष गोलजू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो प्रतिवर्ष गोलजू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये भी चंपावत जनपद में किया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश से संबंधित थे। तो प्रश्न आपके पास यहाँ ये आएगा कि गोलू देवता किस राजवंश से संबंधित थे? तो गोलू देवता किस राजवंश से संबंधित थे? तो कत्यूरी राजवंश से संबंधित थे। फिर नेक्स्ट आएगा कि कत्यूरी राजा हालूराई या झालूराई
तथा माता कलिंगा के पुत्र थे। तो ये किनके पुत्र माने जाते हैं यहाँ पे? कत्यूरी राजा हालूराय और माता कलिंगा के पुत्र माने जाते हैं। कौन? गोरिल या गोलू देवता गोलू देवता किसके पुत्र माने जाते हैं? हालूराय और माता कलिंगा के पुत्र माने जाते हैं। और इसका जो गोरिल गोलू देवता मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो ज्ञानचंद ने करवाया था। तो ठीक है, चंद्रवंश के किस राजा ने कराया था? ज्ञानचंद ने करवाया था। तो आपके पास यहाँ से प्रश्न ये आएगा कि गोरिल या गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ज्ञानचंद ने करवाया था। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास पूर्णागिरि शक्तिपीठ या पूर्णागिरि मंदिर। तो पूर्णागिरि शक्तिपीठ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास चंपावत जनपद में ही स्थित है। ये क्या है? यहाँ पर देश में यहाँ ये क्या है? टनकपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। ये किस पर्वत शिखर पर स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर स्थित है। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये भी आ सकते हैं कि हमारे पास जो पूर्णागिरि शक्तिपीठ किस शिखर पर स्थित, तो किस शिखर पर स्थित है? ये हमारे पास पूर्णागिरि शक्तिपीठ अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। और क्या यहाँ पे देश में 108 शक्तिपीठों में से यह एकमात्र शक्तिपीठ यहाँ पर स्थित है। तो प्रश्न आपके पास यहाँ ये आ जाएगा कि पूर्णागिरि शक्तिपीठ देश के कितने शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है? तो कितने शक्तिपीठों में से एक है? 108 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित? चंपावत जनपद में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि पूर्णागिरि में माता सती का नाभि अंग गिरा था। ऐसा माना जाता है कि पूर्णागिरि में माता सती का नाभि अंग गिरा था। तो माता सती का नाभि अंग कहाँ पर गिरा था? पूर्णागिरि चंपावत जनपद में गिरा था। और वहीं पर जब इनका नाभि अंग गिरा, वहीं पर पूर्णागिरि मंदिर भी बना दिया गया या उसको पूर्णागिरि शक्तिपीठ भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि चैत्र नवरात्रों को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो चैत्र नवरात्रों में यहाँ पर विशाल मेले का या नवरात्रों में जब नवरात्र शुरू होते हैं तो यहाँ पर क्या है? विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता। तो यहाँ पर हर साल नवरात्रों में मेला भी लगाया जाता है। कहाँ पर? पूर्णागिरि मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास पंचेश्वर। तो पंचेश्वर कहाँ पर है? पंचेश्वर चंपावत से 60 किलोमीटर दूर है। तो पंचेश्वर प्रश्न आपके पास यहाँ सिर्फ ये आएगा कि पंचेश्वर स्थित है। तो पंचेश्वर कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा इसमें हमारे पास कि काली तथा सरयू नदी के संगम पर स्थित। तो पंचेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? काली और सरयू नदी के संगम पर ही स्थित है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि चंपावत पिथौरागढ़ तथा चंपावत नेपाल सीमा पर स्थित है। ये क्या? दो साइड से चंपावत और पिथौरागढ़ की सीमा को छूता है और एक तरफ से चंपावत नेपाल की सीमा को स्पर्श कर जाता। तो कौन? पंचेश्वर। ठीक है, तो पंचेश्वर जो है यहाँ पर चंपावत पिथौरागढ़ और चंपावत नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। फिर नेक्स्ट है कि पंचेश्वर चामू या चौमुहू मंदिर व वार्षिक मेले हेतु प्रसिद्ध है। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आएगा कि चौमुहू मंदिर व वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थान जो है वो है? पंचेश्वर। तो पंचेश्वर जो है, पंचेश्वर को चामू भी कहा जाता है या चौमुहू मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है? वार्षिक वर्ष में एक बार प्रसिद्ध मेला भी लगाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि चौमू को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। मतलब यहाँ पे जो पंचेश्वर मंदिर है, पंचेश्वर मंदिर को वहाँ के स्थानीय लोग जो बोलते हैं चौमू। चौमू मतलब यहाँ पे क्या? चौमू को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इस मेले में क्या है? यहाँ पे जो पूजा की जाती है वो एक पशुओं की रक्षा करने के लिए उसके पशुओं के रक्षा के रूप में की जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो यह मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। मतलब यहाँ पे क्या है? पंचेश्वर मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो भगवान शिव की पूजा यहाँ पर की जाती है। और स्थानीय भाषा में इसको क्या, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? इनको चौमू या चौमुहू मंदिर आदि बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि पंचेश्वर डैम। तो पंचेश्वर डैम जो भारत और नेपाल भी इसी स्थान पर प्रस्तावित हैं। भारत का सबसे बड़ा व ऊंचा डैम। तो भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा डैम कौन सा है? पंचेश्वर डैम। तो पंचेश्वर डैम कहाँ पर है? तो भारत और नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा डैम पंचेश्वर डैम है। तो काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा
डैम कौन सा है या सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो पंचेश्वर डैम हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर हमारा लास्ट है कि एबट माउंट, एबट माउंट कहाँ पर स्थित, तो एबट माउंट लोहाघाट से मैं यहाँ पे चंपावत जनपद में ही स्थित है। तो एबट माउंट यहाँ पर चंपावत जनपद में ही स्थित है। जो कहाँ पर, इसके बारे में आपको बताऊं कि जॉन हेराल्ड एबट ने सर्वप्रथम एबट चोटी की सुंदरता का दीदार किया था। यहाँ पे क्या था, एबट माउंट, इसको इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे सर्वप्रथम एबट माउंट चोटी की सुंदरता का दीदार किसने किया। पर्सन आप यहाँ से निकाले कि किस तरीके से निकलेगा, कि इसमें पर्सन ये है कि सर्वप्रथम एबट माउंट चोटी की सुंदरता का दीदार किसने किया था, तो किसने किया था, जॉन हेराल्ड एबट ने यह इस चोटी का जो है यहाँ पर दीदार किया था। तो फ्रेंड्स आज की जो मेरी वीडियो है, आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको इतना ही कराऊंगा, और अगले जो पार्ट में मैं आपको कराऊंगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट चलेगा पार्ट 3 होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।